अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। आज के डिस्कशन का फोर्थ क्वेश्चन राइट टू इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। राइट टू इंफॉर्मेशन इज एसेंशियल फॉर फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। स्टेटमेंट बेस्ड लेंदी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको यूपी पीसीएस में भी पूछे जाते हैं और यूपीएससी में भी आजकल पिछले कुछ वर्षों से ये ट्रेंड चला है। तो यूपी पीसीएस में भी आप देखेंगे पर्टिकुलरली सेक्शन बी में, जहां पर कि आपको लेंदी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो वहां पर आपको स्टेटमेंट को पूरे अच्छे तरीके से समझना है और उसके बेसिस पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ओके, सो राइट टू इंफॉर्मेशन इज एसेंशियल फॉर फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। इट मेक्स सिटीजन्स पार्टिसिपेंट्स इन दी गवर्नेंस प्रोसेस एंड कीप्स ऑफिशियल्स ऑन देयर टोज। ठीक है, एज अकाउंटेबिलिटी इज जस्ट एन एप्लीकेशन अवे। आरटीआई एप्लीकेशन दायर करिए और ऑफिशियल्स की अकाउंटेबिलिटी को सीक किया जा सकता है। सो डू यू एग्री विद दिस व्यू? अब ये जो स्टेटमेंट है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि डू यू एग्री विद दिस व्यू, क्या आप इस चीज से सहमत हैं? गिव आर्गुमेंट्स एंड जस्टिफिकेशंस फॉर योर आंसर। ठीक है, हिंदी में पढ़ते हैं। सूचना का अधिकार सार्वजनिक नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन के लिए अनिवार्य है। यह नागरिकों को शासन प्रक्रिया में भागीदार बनाता है और अधिकारियों को सतर्क रखता है, क्योंकि जवाबदेही केवल एक आवेदन दूर है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर के लिए युक्ति तथा प्रमाण प्रस्तुत कीजिए। तो आपको यूपी पीसीएस के पेपर में आप देखेंगे कि उसमें युक्ति तथा प्रमाण मांगा जाता है। सो अपने उत्तर के लिए युक्ति तथा प्रमाण प्रस्तुत कीजिए। अब इसमें इंट्रोडक्शन आपको अपेक्षित होगा, 200 वर्ड्स का ये आंसर होगा। तो इंट्रोडक्शन में हम इसमें किस प्रकार से शुरू कर सकते हैं? तो आरटीआई को हम परिभाषित कर सकते हैं या फिर आरटीआई एक्ट 2005 की बात कर सकते हैं, है ना। कई इसमें तरीके हो सकते हैं। सूचना का अधिकार क्या होता है? सूचना का अधिकार नागरिकों का अधिकार है कि वह सरकार से प्रश्न पूछे और सूचना के विषय में सूचना मांगे। सो राइट टू इंफॉर्मेशन, इट इज द right to information is the right of citizens to ask questions to the government and to seek information from the government. That is called right to information. तो एक तो ये डेफिनेशन करके हम कर सकते हैं, और दूसरी चीज कि हम आरटीआई एक्ट 2005 का हवाला देते हुए हम इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट का अर्थ क्या है, हम इस स्टेटमेंट के अर्थ को समझें। राइट टू इंफॉर्मेशन इज एसेंशियल फॉर फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। पब्लिक पॉलिसीज के इम्प्लीमेंटेशन में और फॉर्मुलेशन में राइट टू इंफॉर्मेशन एसेंशियल है। हम जानते हैं कि एसेंशियल है। इट मेक्स सिटीजन्स पार्टिसिपेंट्स इन द गवर्नेंस प्रोसेस। ये गवर्नेंस के प्रोसेस में सिटीजन को भागीदार बनाता है, सिटीजन को जोड़ता है। एंड कीप्स ऑफिशियल्स ऑन देयर टोज, और अधिकारियों को अपने एक पैर पे, मतलब कहने का मतलब वो अपने पैरों पे खड़े होते हैं, सतर्क रहते हैं। ठीक है, सो दे आर केप्ट ऑन देयर टोज एज अकाउंटेबिलिटी इज जस्ट एन एप्लीकेशन अवे। ये माना जाता है कि आपने एक आरटीआई आवेदन दायर किया और उसके माध्यम से पब्लिक ऑफिशियल्स की अकाउंटेबिलिटी को आप सीख कर सकते हैं। सो ऑफिशियल्स आर ऑलवेज ऑन देयर टोज, वो हमेशा सतर्क रहते हैं। क्या आप इस व्यू से सहमत हैं? आप इस विचार से सहमत हैं? तो आपको अपने ओपिनियन को बहुत क्लियरली लिखना है कि आप अपने विचार, क्या आप इस विचार से सहमत हैं? यदि हाँ तो कहां तक सहमत हैं, यदि नहीं तो आप क्यों सहमत नहीं हैं। तो आपको अपने उत्तर के समर्थन में आर्गुमेंट्स देने हैं, युक्तियां देनी है और जस्टिफिकेशन देना है, प्रमाण देना है। ठीक है, तो इस प्रकार के उत्तर में सामान्यतः हम क्या करते हैं कि हम ये कहते हैं कि हाँ भैया ये जरूरी है। आरटीआई क्या करता है कि ये नागरिकों को पार्टिसिपेंट भी बनाता है। आरटीआई क्या करता है? नागरिकों को पैसिव रेसिपिएंट से एक्टिव पार्टिसिपेंट बनाता है। एक्टिव पार्टिसिपेंट बनाता है। किस प्रकार से बनाता है? जहां पर नागरिक जानकारी मांगते हैं सरकार से, और जानकारी मांगकर फिर एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग वहां पर होती है। एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग होती है और उसके आधार पर फिर कोर्स करेक्शन होता है। ठीक है, उसके बेसिस पे क्या होता है? कोर्स करेक्शन होता है। एक तो बात ये हो गई। दूसरी चीज है कि आरटीआई कैसे पार्टिसिपेंट बनाता है सिटीजन को गवर्नेंस प्रोसेस में। तो सिटीजन्स दे यूजिंग देयर राइट टू इंफॉर्मेशन गेट एक्सेस टू वेरियस गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स
जैसे मान लीजिए कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैं, बजट है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैं, बजट्स हैं, बजट है, उसी तरीके से प्रोजेक्ट आउटकम्स हैं, कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी स्कीम है, उसके आउटकम्स हैं। इसके संबंध में जब नागरिकों को डेटा एक्सेस होता है, एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, जब यहाँ पर एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, तो इस एक्सेस टू इंफॉर्मेशन से फिर कम्युनिटी एक्शन इनिशिएट हो सकता है। कम्युनिटी एक्शन, मान लीजिए कि अगर कोई एक स्थानीय स्तर पर विद्यालय है और उस विद्यालय में क्या निधि आई, कितनी निधि आई किसी एक वित्तीय वर्ष में, या किस मद के लिए, किस चीज के लिए कितना पैसा आया, आवंटित किया गया, इस संबंध में अगर वहां के स्थानीय नागरिक आरटीआई करें और फिर उसमें अगर कोई धांधली पाई जाती है, कोई लापरवाही पाई जाती है उस निधि के उपयोग में, तो क्या कर सकते हैं, फिर कम्युनिटी एक्शन इनिशिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो गवर्नेंस में पार्टिसिपेंट बन जाते हैं। तीसरी बात जो ऑफिशियल्स के रिस्पेक्ट में आपको आंसर में कही गई है कि अगर ऑफिशियल्स को पता हो कि नागरिक अपने आरटीआई के अधिकार का इस्तेमाल करेंगे, तो उनके ऊपर भी एक इंसेंटिव होगा कि वो नियमों का पालन करें। क्योंकि अगर वो नियमों का पालन करेंगे तो उन्हें कम से कम आरटीआई आवेदन प्राप्त होंगे, ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी। आरटीआई अधिनियम में ये शामिल है कि मैक्सिमम डिस्क्लोजर किया जाए ताकि नागरिकों को आरटीआई के एप्लीकेशन दायर करने की कम से कम जरूरत पड़े। ठीक है, तो ऑफिशियल्स क्यों अपने टोच पे होंगे, वो हमेशा सतर्क क्यों होंगे, क्योंकि आरटीआई का जो टूल है वो उनको भी इंसेंटिवाइज करेगा कि वो रूल्स को फॉलो करें, वो नियमों का पालन करें, प्रोसीजर्स को फॉलो करें, है ना। और फिर इससे अल्टीमेटली करप्शन कम होगा, इससे अल्टीमेटली क्या होगा, करप्शन कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई, इस एक्सटेंट तक तो हम इस विचार से सहमत हैं कि ये सिटीजन्स को भी पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन में एक्टिव पार्टिसिपेंट बनाता है और कम्युनिटी एक्शन भी प्रेसिपिटेट करता है, शुरू करता है, इनिशिएट करता है। साथ ही साथ ऑफिशियल्स को भी सतर्क रखता है, क्योंकि उन्हें यह पता होता है कि आरटीआई आवेदन से फिर लोग अनियमितताओं का पता लगा सकते हैं, लापरवाही का पता लगा सकते हैं, जवाबदेहिता की मांग कर सकते हैं, दे कैन सीक एंड डिमांड अकाउंटेबिलिटी। तो इन सभी चीजों के कारण ये जो पब्लिक पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस प्रोसेस वाली बात है, हम उससे सहमत हैं और ऑफिशियल्स भी इसके कारण सतर्क रहते हैं, हम इससे यहां तक सहमत हैं। लेकिन दूसरी चीज है कि आरटीआई का मिसयूज भी तो होता है। मिसयूज ऑफ आरटीआई कई बार क्या होता है कि फ्रिवलस, बेसिर पैर के एप्लीकेशन किए जाते हैं, फ्रिवलस एप्लीकेशन। फ्रिवलस एप्लीकेशन से क्या होता है कि बर्डन ऑन ब्यूरोक्रेसी, बर्डन ऑन सिविल सर्वेंट्स बढ़ जाता है। तो यहां पर नागरिक जब अपने आरटीआई के अधिकार का दुरुपयोग करते हुए फ्रिवलस एप्लीकेशन करते हैं तो ब्यूरोक्रेसी पर बर्डन बढ़ता है और फिर उसका जो उद्देश्य है वह अर्थहीन हो जाता है। उसी तरीके से मैलाफाइड इंटेंट से, मैलाफाइड इंटेंट से, किसी मोटिवेशन से, मोटिवेटेड इंटेंट से अगर आरटीआई फाइल किया गया है मैलाफाइड इंटेंट से, तो इससे क्या होता है कि हैरेसमेंट हो सकता है, हैरेसमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। और हैरेसमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स इट विल अगेन इम्पैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ सिविल सर्विसेज। तो वहां पर यह नागरिकों के बीच में और अधिकारियों के, पब्लिक ऑफिशियल के बीच में गैप को बढ़ाता है, ना कि कम करता है। ठीक है, तो हमेशा आरटीआई यह नागरिकों को भागीदार ही नहीं बनाता, कई बार इसके दुरुपयोग से नागरिक और लोक सेवकों के बीच में दूरी भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब हम इसमें कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, हम इसमें कंक्लूजन में ये लिख सकते हैं कि अगर हम इसके कॉस्ट और बेनिफिट को देखें, आरटीआई के कॉस्ट और बेनिफिट को देखें, तो हमारा यही स्टैंड होगा कि भाई यह एक बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट है गवर्नेंस के लिए। एसेंशियल एलिमेंट है क्यों, क्योंकि इससे ओपननेस आती है, ओपननेस, इससे आर्बिट्ररीनेस खत्म होता है, इससे आर्बिट्ररीनेस समाप्त होता है और लोगों में ट्रस्ट पैदा होता है सरकार को लेकर। लेकिन जो इसके निगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, जो इसके मिसयूज है, इसको रोकना चाहिए ताकि यह लोग के और सरकार के बीच में एक ब्रिज का काम करे, ना कि गैप को बढ़ाने का काम करे। तो इसमें इस तरीके से जो स्टैंड लेने वाले क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको थोड़ा सा दोनों पक्ष को उजागर करना है। हालांकि आपका जो झुकाव या रुझान जिस ओर है उस पक्ष को आप ज्यादा चर्चा करेंगे। जैसे अगर हम यहाँ कहें कि हाँ, आरटीआई से लोगों का गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन बढ़ता है और ऑफिशियल्स भी सतर्क रहते हैं, तो उस पर हमने फोकस ज्यादा किया है।
आंसर का जो स्ट्रक्चर होगा उस पर हमने फोकस ज्यादा किया है और उसका जो काउंटर आर्गुमेंट है उस पर फोकस कम किया है। तो स्टैंड में भी जहां तक आप सहमत हैं उस संबंध में आर्गुमेंट्स दीजिए, हमने इसमें आर्गुमेंट देने का प्रयास किया। और जहां तक आप असहमत हैं उस भी रिस्पेक्ट में आप अपनी बात को रखते हुए कंक्लूजन, एक बैलेंस्ड अप्रोच को अपनाते हुए कंक्लूजन करना है। ठीक है, तो ये था चौथा प्रश्न का डिस्कशन। हम आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर।